हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर। और नए चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। अगर देखा जाए बच्चों, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है फोर्स के बारे में सारी कहानी समझ ली है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ की पूरी सारी कहानी अपन समझ चुके हैं। फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। और जितने भी फोर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फोर्स जो अपन 11th में पढ़ने वाले हैं, वो मैं सारे के सारी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब अपन ये जो चैप्टर है ना, जैसा कि चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको, नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क, इस चैप्टर में अपन वर्क के बारे में पढ़ेंगे, देन पावर के बारे में पढ़ेंगे, देन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। दो एनर्जी तो आपको पता भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पावर का डेफिनेशन भी आपको पता होगा। पावर का फॉर्मूला, डेफिनेशन नहीं सॉरी, पावर मैंने बताया होगा आपको कहीं। और वर्क का फॉर्मूला भी आपको कुछ न कुछ पता होगा, जो कि अपन यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। बट फिर भी अपन वापस यहाँ शुरुआत से पढ़ेंगे। मीन्स इस चैप्टर में अपने पास 3 नई टर्म आएगी। एक आएगा वर्क, फिर देन पावर, देन एनर्जी। तो 3 टर्म अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और तीनों से रिलेटेड एप्लीकेशंस, क्वेश्चन, सारी कहानी करेंगे और फिर अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्वियसली वर्क है, तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी जो वर्क होता है ना बेटा, ये एक तो मैं पहले आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि जो वर्क अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर में अपन वर्क पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो वर्क है, जो फिजिक्स में अपन वर्क पढ़ने वाले हैं या साइंस की लैंग्वेज में जो वर्क होता है, ये वाला वर्क और नॉर्मल वाला जो वर्क, प्रैक्टिकल लाइफ में जो वर्क होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो अपन वर्क को जिसे बोलते हैं हिंदी में काम या कार्य, तो वर्क, वो वाले वर्क का मतलब तो होता है लेबर, लेबर से रिलेटेड। जैसे आज क्या काम करवाया, जैसे कहीं भी आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारा प्रैक्टिकल बोलचाल में बोला जाता है आपको। जैसे घर पे भी जाते हो आप, तो आज क्या काम हुआ, क्या काम हुआ, नया क्या काम किया, या फिर किसी का घर का काम लगाओ, मीन्स घर बन रहा हो तो क्या क्या काम हो गया। मीन्स जो वर्क वाला लेबर वाला टर्म होता है, या फिर कुछ भी इस टाइप का वर्क नहीं है ये जो साइंस का वर्क है, ये बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, अब ये वर्क होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फिजिक्स में जो है वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार तो मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बताया होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना सही बताया था बस वहां पे। और वहां अपने को केवल यूनिट पता करनी थी और डायमेंशन पता करना था, तो वो सफिशिएंट था, इतना सा फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हकीकत में फॉर्मूला ऐसा नहीं है, फॉर्मूला कुछ और भी है। ठीक है, कुछ और चेंजेस है, कुछ और भी एडिशनल चीजें हैं इस फॉर्मूले में, वर्क में। अब सबसे पहले जो वर्क होता है ना बेटा, वर्क जब भी आप कैलकुलेट करोगे, वर्क कैलकुलेट किया जाता है किसी भी फोर्स का। ठीक है, किसी भी फोर्स का वर्क कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इंपल्स निकाला ना हमने, इंपल्स, किसी भी फोर्स का इंपल्स क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इंपल्स क्या लिखते हैं, किसी भी फोर्स का इंपल्स, कोई भी फोर्स दिया उसका इंपल्स क्या लिखा जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। ऐसे ही सेम पैटर्न पे, वैसे इंपल्स के बारे में और कहानी अपन आगे भी समझेंगे थोड़ी और। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क डन होता है बेटा, ये वर्क डन भी फोर्स का कैलकुलेट किया जाता है। अब हो सकता है वो फोर्स कांस्टेंट हो सकता है फोर्स वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर एक बार मास फिक्स हो गया तो उसका जो फोर्स लग रहा होगा उस पर, वो अपन कांस्टेंट मान लेते हैं अर्थ के आसपास। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, जैसा आपको पता है स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है क्या, k इंटू एक्स। एक्स के तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, बट एक्स बदलता है ना, कंप्रेशन एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग फोर्स बदलता है। नॉर्मल, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन में भरोसा नहीं है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, जो कि बहुत आसान होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, पहले तो हेडिंग लिख लेना आपको, वर्क पावर एनर्जी। चैप्टर में अपन सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क का बेसिक डेफिनेशन समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अलग अलग करके बहुत सारे वर्क का बहुत सारे डिफरेंट वर्क कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग टाइप के फोर्स के। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया,
फ्रिक्शन हो गया, रस्सी में टेंशन हो गया, जितने भी फोर्स अपन ने पढ़े हैं ना अभी तक, लास्ट चैप्टर का नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें अपन ने मेनली फोर्स पे कंसंट्रेट किया। ठीक है, फोर्स के बारे में अपन ने अच्छे से समझ लिया। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये वाला चैप्टर समझना है तो पिछला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि पिछला वाला चैप्टर आपने गोलमोल कर दिया और इसको समझ लो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल लिंक है पिछले वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से। तो जिन बच्चों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन बाकी है, वो सोच रहे हैं कि मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले वर्क पावर एनर्जी देखने से पहले एक बार न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन को खत्म करो। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में क्या रहता है ना, चैप्टर है ठीक है, लास्ट के 2-3 लेक्चर छोड़ दिया, नया चैप्टर आपके वीडियो आ रहा है तो नया चैप्टर शुरू कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसे करोगे तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी आपको, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो दैट मेरा कहने का यही मतलब है, अगर आपको वर्क समझना है, ये वाला चैप्टर जो वर्क पावर एनर्जी समझना है, तो आपको पिछला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं वर्क के बारे में। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वर्क के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले वर्क समझेंगे। वर्क पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ वर्क चलेगा 3-4 दिन तक। देन पावर के बारे में पढ़ेंगे। देन एनर्जी आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है, 12mv², पता है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है क्या नहीं होती, ये चैप्टर के लास्ट में समझा दूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं भी पढ़ा है तो चलेगा, 12mv² सबको पता होता है। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है ना बेटा, 12mv², ये तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। पावर क्या होता है, पावर के बारे में भी अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वर्क के बारे में। और वर्क भी ऐसे फोर्स का निकाल रहे हैं अपन जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं शुरुआत। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, हेडिंग लिखते हैं बच्चों, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। कोई भी कांस्टेंट फोर्स है, अ कांस्टेंट फोर्स, और वो जो कांस्टेंट फोर्स है वो F वेक्टर है। अब एक चीज ध्यान से सुन लेना बच्चे मेरे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। ये जो मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, ये वर्क डन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आपको स्केलर प्रोडक्ट आता हो। जिन जिन बच्चों को स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता, या जो कॉन्फिडेंट नहीं है, या जो बच्चे भूल गए हैं, वो एक बार स्केलर प्रोडक्ट के 2 वीडियो जाके जरूर देख लें। स्केलर प्रोडक्ट के मैंने बेसिक मैथ्स में 2 वीडियो बनाए थे, वो दोनों वीडियो देख लेने आपको। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो ये जैसे ही ये चैप्टर की शुरुआत होगी वर्क पावर एनर्जी, यही इस चैप्टर में उन्होंने स्केलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। मींस इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। मींस बेसिक उन्होंने वेक्टर को क्या किया, थोड़ा तो वो मोशन इन 1D में समझा दिया उन्होंने, जहाँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आता है वहाँ वेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ये वाले चैप्टर में जाके एक्सप्लेन किया है। और ये वाले चैप्टर का आई थिंक एनसीईआरटी में नाम होगा, चैप्टर नंबर 6 हो गया वर्क पावर एनर्जी, आप देख लेना इंडेक्स से। तो स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ समझा रखा उन्होंने इस चैप्टर में। देन वेक्टर प्रोडक्ट को इसके बाद वाले चैप्टर में समझा रखा है, इसके बाद वाले चैप्टर में वेक्टर प्रोडक्ट यूज होगा, तो वहाँ वेक्टर प्रोडक्ट समझा रखा है। तो मेरा मानना है बच्चों, मैं स्केलर प्रोडक्ट आप सबको अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बेसिक मैथ्स में अपन ने 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो जिन बच्चों को ये अच्छे से समझना है, पहला कंडीशन, मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे को पूरा लिंक करके आएगा, पूरा जितना अभी तक अपन ने पूरा पढ़ा है ना, सबको समेटते हुए चलेगा चैप्टर। मींस इस चैप्टर में हर एक चीज यूज होगी, डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, इंटीग्रेशन भी यूज होगा, वेक्टर भी यूज होगा, स्केलर प्रोडक्ट, और 1D 2D भी यूज होगा। 1D 2D जो पढ़ा है ना अपन ने, कार वार वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो भी यूज होगा, न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन भी यूज होगा। मतलब पूरा सारी कहानी यूज होगी इस चैप्टर में। तो इसलिए आपको यहाँ से जो पढ़ने से पहले मैंने 2 चीज तो बता दी आपको। न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मींस जितना लिखा है मैंने पढ़ा है उतना आना चाहिए। साथ में अगर वर्क डन को समझना है तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए। चलो तो शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता ना स्केलर प्रोडक्ट, एक बार 2 वीडियो देख लेना, और दोनों वीडियो या फिर नोट्स रिवाइज कर लो। जिसको लगता है सर वीडियो देखने की जरूरत नहीं, नोट्स रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स रिवाइज कर लो, स्केलर प्रोडक्ट के काम हो जाएगा। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब ये जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है, उसको सपोज मैंने W मान लिया, और ये W होता है
एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब ये एस जो है ना बच्चे, ये है डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते हैं क्या? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते हैं क्या बच्चे? अच्छा, ए डॉट बी के पैटर्न पे ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है प्यारे बच्चे, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो ये तो आ गया अपने पास वर्क, ये वर्क आ गया डब्ल्यू, एफ फोर्स आ गया, ये डॉट नॉर्मल वाला डॉट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट वाला है, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा के बारे में भी मैं लिख देता हूँ बच्चे, थीटा क्या है यहाँ पे उसको भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और एक बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये फोर्स F जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए प्यारे बच्चे। अगर फोर्स कांस्टेंट ना होके अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये वर्क डन बदल जाएगा। फिर वर्क डन क्या होगा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी पहले कांस्टेंट फोर्स का समझ लेते हैं। मैं लिख भी देता हूँ क्या है, देखो ये जो F वेक्टर है ये क्या है, इसको बोल दिया मैंने कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने कांस्टेंट के लिए लिखा है। एंड एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स F ऑन ऑब्जेक्ट। ये जो भी वर्क डन होगा ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना। जैसे एक चौक है, इसको नीचे गिराऊंगा तो mg के कारण नीचे जा रहा है, तो एक चौक पे वर्क डन होगा किसका, ग्रेविटी का। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये F तो क्या आ गया प्यारे बच्चे, कांस्टेंट फोर्स, एंड S क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट थीटा क्या है, थीटा आपको वैसे तो समझ आ ही गया होगा, एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर। ये F क्या है बेटा, अभी मैंने यहाँ समझा है ना फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट में याद रखोगे तो F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, थीटा दोनों के बीच में एंगल है। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी आई थिंक आप सभी बच्चों को क्लियर होगी। अब अगर मैं यहाँ से कुछ देखूं तो मुझे क्या पता लग रहा है, ये फोर्स तो न्यूटन होता है और S डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, और cos थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30, cos 60 1/2, cos 45 1/2, उनका कोई यूनिट थोड़ी होता। ठीक है ना? तो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं बच्चे, किसका, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट बोल दें या MKS यूनिट बोल दें। अगर आपको याद हो बच्चों, तो जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन समझाया था आपको, मैंने बोला था बच्चों टेंशन मत लो, अभी जितने फॉर्मूले याद हो रहे हैं कर लो, धीरे धीरे एक एक करके सारे फॉर्मूले आते चले जाएंगे। जब भी फॉर्मूला आएगा मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कि वो वेक्टर है या स्केलर है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। तो आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि ये जो है वर्क, इसका जो यूनिट है वो है क्या, न्यूटन इनटू मीटर। फोर्स का तो न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, cos थीटा डायमेंशनलेस है तो न्यूटन इनटू मीटर। ये न्यूटन माइनस मीटर नहीं है बेटा, न्यूटन मीटर को ऐसे लिखा जाता है, और ये न्यूटन मीटर होता है बेटा जूल, और ये जूल को शॉर्ट में लिखा जाता है J। ठीक है, 30 J लिखा है, मींस 30 जूल का वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ये तो कौन सी यूनिट हो गई, SI। देन CGS यूनिट पे आते हैं, CGS यूनिट ऑफ वर्क। अब ये न्यूटन की जगह तो आ जाएगा क्या, डाइन। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, डाइन, और ये आ गया सेंटीमीटर, ये अगेन मल्टीप्लाई है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये आ जाएगा क्या बच्चे, आर्ग, इसको आर्ग से लिखा जाता है। ठीक है, इसको किससे लिखेंगे, आर्ग से। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 5 और 10 पावर 2, तो 10 पावर 5 इंटू 100 करेंगे तो 10 पावर 7 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं रिलेशन लिखूंगा तो मैं यहाँ इधर रिलेशन भी लिख देता हूँ, 1 जूल जो होता है ये 10 पावर 7 आर्ग होता है।
मीन्स अगर मैं MKS और CGS में रिलेशन देखूं तो ये इस टाइप का है। कैसे आया ये आपको कन्वर्ट करना सिखाया होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, N1U1 इक्वल टू N2U2, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बच्चे 10 पावर 5, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो 10 पावर 5 तो यहाँ एक्स्ट्रा बन रहा है और 100 यहाँ एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 10 पावर 5 इंटू 100 करोगे तो 10 पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डायमेंशन लिखूं बच्चे, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, अब मैं तो ये बोलूंगा बच्चे आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखो जरा, आप लोग वीडियो पॉज करो और वर्क का डायमेंशन कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, फोर्स, ये रहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 इनटू L1, तो आंसर हो जाएगा फाइनल m1 L2 T-2, ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। ये इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये इस टाइप का आंसर आता है डायमेंशन ऑफ वर्क डन। क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन के बारे में बड़ी खास बात ये है कि ये जो वर्क डन है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये अभी तक की कहानी जो मैंने समझाई ना, इस कहानी में तो आपको क्या है, बस ये एक नया फॉर्मूला आया, उस नए फॉर्मूले में भी आपको ये फॉर्मूला 90% तो पता ही था। वर्क डन आपको पता था क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, बस ये cos थीटा ही तो एक्स्ट्रा आया है, तो आप याद रख लोगे F(s cos थीटा), फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आपने पहले याद किया हुआ था बच्चे। ठीक है, और हो अगर याद हो आपको बहुत अच्छे से, तो मैंने एक हेडिंग लिखा होगा आपको एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वहां भी लिखा होगा वर्क डन F.D लिखा होगा मैंने वहां पे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने वहां हो सकता है F.D लिखा हो, F.S, वहां डिस्प्लेसमेंट को D मान लिया, यहाँ मैंने S लिख लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, चुन्नू बोलो मुन्नू बोलो, नाम तो है। ठीक है, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है ना, कोई भी बच्चे का, दो नाम नहीं हो सकते एक बच्चे के, उसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट को S भी लिखा जा सकता है और D भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ सुनो ध्यान से, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है बच्चे आपको। ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन कौन सी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी, या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सब कुछ हो सकता है। ये कैसे पता लगेगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये F, ये मैग्नीट्यूड है क्या, ये F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, S क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है एंड ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, बट ये जो cos थीटा है इसका कोई भरोसा नहीं है, cos थीटा का कोई भरोसा नहीं है। cos थीटा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर cos थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, कब होती है, जब थीटा 90 होता है, पता है। अगर थीटा 90 रखोगे तो cos थीटा जीरो हो जाएगा, और cos थीटा जीरो हो गया दैट मींस वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है एंड वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। थीटा जब है 90 से ज्यादा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, HTC रूल, थीटा 190 से ज्यादा तो cos थीटा नेगेटिव, और अगर cos थीटा नेगेटिव तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। बोला था सब चीजें काम आने वाली है, पूरा सब कुछ जितना पुराना पढ़ा है सब कुछ यूज होगा ये इस चैप्टर में। ठीक है, टेंशन ना लो, अभी लिखूंगा मैं पूरा पूरा सब कुछ लिख दूंगा अभी, ये कब नेगेटिव कब पॉजिटिव कब जीरो होगा सब कुछ लिखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। बस ये लिख लेना है वर्क डन, वर्क लिख देता हूँ शॉर्ट में, वर्क डन बाई फोर्स लिख सकते हो, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स लिखते हो, मैं शॉर्ट में वर्क लिख रहा हूँ। वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ठीक है। वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो यहां तक की कहानी लिख लो बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक की कहानी नहीं लिखी है, कुछ बच्चे तो होंगे जिनने साथ साथ लिख लिया है, जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको
कि जो वर्क डन है पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा एंड जीरो कैसे होगा, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। लास्ट वाली लाइन मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ये लास्ट वाली लाइन को लेके परेशान हो रहे हैं। परेशान, मैं मेरे बच्चों को परेशान नहीं देखना चाहता, तो मुझे ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और मैं करता हूँ ये वाली लाइन को एक्सप्लेन। आप लोगों ने अगर यहाँ तक लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो मिटा देता हूँ मैं, तो गया। तो बेसिक मैंने वर्क डन की कहानी आपको समझाई। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको अब अपन समझने जा रहे हैं। तो अब लिखता हूं मैं आगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव हो ये डिपेंड करता है सारा कॉस थीटा। ठीक है, देखो वर्क डन अपन ने क्या लिखा, आगे लिख लेना कंटिन्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने वर्क डन क्या लिखा बेटा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये एफ तो जो है ये तो पॉजिटिव होगा एंड एस भी पॉजिटिव होगा। ये एफ पॉजिटिव क्यों है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो एफ है ना, ये एफ क्या है प्यारे बच्चे, मैग्नीट्यूड है। एफ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो एफ है ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफ तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एफ ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यही सारी कहानी इस कोस थीटा पे डिपेंड करने वाली है। किस पे डिपेंड करेगी प्यारे बच्चे, कोस थीटा। तो पहला बता रहा हूं पॉजिटिव वर्क डन। पहला क्या लिख रहे हैं अपन, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जो भी वर्क होता है ना ये पॉजिटिव कब होगा, इसके बारे में समझते हैं जरा। तो पॉजिटिव वर्क के बारे में समझ लेते हैं। वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होने वाला है। वर्क पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो W है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये W पॉजिटिव है तो cos थीटा को मजबूरन पॉजिटिव होना पड़ेगा, और cos थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा 0 से लगा के 90 के बीच में जाना चाहिए। यहाँ इक्वलिटी लगा रहा हूँ और यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए, अगर थीटा 90 पे मैंने इक्वलिटी लगा दी और थीटा अगर 90 हो गया तो 90 पे तो वर्क डन 0 हो जाता है ना। और अपन तो कौन से वर्क डन की बात कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव वर्क डन की। तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाना, 0 पे इक्वल करा के देखो। cos 0 का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है ना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है कि आपको पता है, और 1 वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो वर्क डन थीटा 0 हो सकता है। ये हो गया अपने पास कौन सा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी भी बच्चे को। तो इस जो पॉजिटिव वर्क डन लिखा ना, ऐसे सेम पैटर्न पे अपन नेगेटिव वर्क डन भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन में क्या आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देंगे। थीटा जो है 90 से कम, 0 से, ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क मीन्स W क्या हो जाना चाहिए बेटा, नेगेटिव। और अगर W नेगेटिव होगा तो cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। और cos थीटा नेगेटिव, दैट मीन्स 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 180 पे इक्वलिटी लग जाएगी क्योंकि cos 180 का वैल्यू होता है -1, और 90 पे इक्वलिटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि 90 पे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वर्क डन 0 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट लिख रहा हूँ जीरो वर्क। तो जीरो वर्क का मतलब तो क्या हो गया बेटा, वर्क 0 हो जाना चाहिए। अब वर्क 0 होने के 3 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखो
वर्क अगर 0 है ना बेटा, तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीकों से वर्क 0 हो सकता है। या तो फोर्स ही 0 हो जाए, बट अपन बोल रहे हैं जैसे फोर्स तो पॉजिटिव है, फोर्स 0 नहीं हुआ। एस 0 हो जाए या कोस थीटा 0 हो जाए। अगर कोस थीटा 0 होगा इसका मतलब थीटा 90 होगा। क्लियर है, समझ गए? फोर्स 0 हो जाए, फोर्स 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी वर्क डन 0, कोस थीटा 0 तो भी वर्क डन 0। अगर कोस थीटा 0 है तो थीटा 90 हो जाएगा। ये होगी। क्लियर है? यहां तक की कहानी सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक चीज यहां से लिख रहा हूं मैं। अगर मान लो वर्क डन 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि थीटा 90 होगा। वर्क डन 0 है इसका मतलब वर्क डन 0 वर्क का मतलब थीटा 90 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर वर्क डन 0 है तो फोर्स भी 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है और कोस थीटा भी 0 हो सकता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां एक लाइन में लिखना चाह रहा हूं, तो देखो एक लाइन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने कलर्ड कर दी इसको। तो क्या है, देखो लाइन 0 वर्क 0 वर्क डज नॉट, एक सेकेंड, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं इस लाइन को, वर्क 0 एम्प्लाइज थीटा 90। ये मैं भी करेक्ट। ठीक है, ये जरूरी नहीं ये करेक्ट हो। अगर थीटा 0 है ना तो थीटा वर्क डन 0 हो ना, वर्क डन 0 है इसका मतलब थीटा 90 है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा लिखा है आपके पास वर्क डन 0 एंड फोर्स नॉन 0 and displacement non-zero, that implies theta 90 always। ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। मान लो वर्क डन मेरे पास 0 आ रहा है और फोर्स है 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो मुझे मजबूरन कोस थीटा को 0 कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर 15 होंगे, बट मुझे तो 0 लेके आना है, तो इसको 0 होना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है ना। अब अगर ये वर्क डन 0 है तो वर्क डन 0 ऐसे भी तो हो सकता है ना, वर्क डन 0 तो ऐसे भी हो सकता है जैसे फोर्स ही 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ गया और कोस थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो भी तो वर्क डन 0 है ना। दैट मीन्स ये जो वर्क 0 लिखा है इसका मतलब थीटा 90 हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट मे बी करेक्ट लिखा है, ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ये मे बी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके 3 मायने हैं। वर्क डन 0 हो जाए तो 3 पॉसिबिलिटी है, फोर्स 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कोस थीटा 0 हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन 0 हो गया तो थीटा 90 हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर साथ में ऐसा लिखा है कि वर्क डन 0 है, फोर्स नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, तो डेफिनेटली थीटा 90 होगा। एक और लाइन लिख रहा हूं बड़ी मजेदार, अगर थीटा 90 डिग्री है दैट इंप्लाइज वर्क डन 0। बताओ क्या लिखोगे ब्रैकेट में, मे बी करेक्ट या ऑलवेज करेक्ट, मे बी करेक्ट या ऑलवेज करेक्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मस्ट बी करेक्ट, ठीक है ना, या ऑलवेज करेक्ट। चलो इसका बताओ जरा, अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क डन 0 आएगा, हमेशा आएगा या कभी कभी, ऑलवेज या मे बी? ऑलवेज। अरे ऑलवेज क्यों है, देख प्यारे बच्चे मेरे, अगर यहां पे आपने थीटा 90 पुट कर लिया, क्या अगर थीटा 90 पुट कर लिया तो ये एफ और एस कुछ भी हो,
cos 90 तो 0 होना ही है। अगर cos 90 0 है तो ये दोनों कुछ भी हो जाए वर्क डन तो 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? अगर समझ आया तो कॉपी पेस्ट करो, नहीं समझ आया तो क्या करें, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये तो समझ आ गया होगा आपको। एफ एस कोस थीटा कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, दैट मींस कोस थीटा के कारण ही ये सब कुछ वर्क डन का खेल हो रहा है। वर्क डन पॉजिटिव होगा मींस कोस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। वर्क डन पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव, थीटा 90 से छोटा 0 से बड़ा, एचटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, 0 इंक्लूड होगा, 90 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 90 पे वर्क डन 0। नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे एंड 0 वर्क डन में वर्क डन 0 का 3 पॉसिबिलिटी है। वर्क डन लिखा है एफ एस कोस थीटा, या तो एफ 0 होगा या एफ 0 कोस थीटा 0 लिख दिया। अगर कोस थीटा 0 तो थीटा 90 हो गया। वर्क डन 0 है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि थीटा 90 होगा ना, वर्क डन 0 है तो थीटा 90 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वर्क डन 0 होने की 3 पॉसिबिलिटी, बट अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए वर्क डन 0 है, एफ नॉन 0 है, एस नॉन 0 है, दैट मींस डेफिनेटली थीटा 90 होगा। अगले लाइन में लिखा है थीटा 90 है, थीटा 90 होते वर्क डन 0। ठीक है बच्चे, लिख लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख लीजिए। अब ये समझते हैं अपन कि वर्क डन कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इसके एग्जांपल्स, पॉजिटिव नेगेटिव 0 तो मैंने बता दिया ना, अरे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़े, नोट करो, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं अपन एक एक करके, ठीक है ना। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को आपको समझना है कि नेगेटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव कब आ रहा है और 0 कब आ रहा है। ठीक है, समझोगे ना ध्यान से तो सब समझ आ जाएगा। ये तो गया 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 गया। देखो क्या एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझने की जरूरत है आप लोगों को। तो एक एग्जाम्पल लेके आते हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। हाँ, ये बॉक्स, आई थिंक सभी लोगों को ये बॉक्स दिख रहा हो। ये बॉक्स मेरा मानना है सभी प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है, हर एक बच्चे को ये बॉक्स दिख रहा है ना। ठीक है, मान लेते हैं बॉक्स 1 kg का है। कितना मान लिया मैंने? 1 kg। अरे यार ये बहुत आवाज़ कर रहा है, खाली वाला डब्बा लेकर, ये नहीं पता। हाँ ये रखा, आपको मान लेना है 1 kg का है। कितना? 1 kg का। आयरन का बॉक्स है, लोहे का है बॉक्स, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपने मान लेना है 1 kg का। अगर ये 1 kg का है तो इस बॉक्स पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा और वो ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा ये भी आपको पता है। सोचो कितना लग रहा होगा, बोलो जल्दी से कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन कैसे आया सर? m इंटू जी इस पे नीचे लग रहा होगा ना 10 न्यूटन। अब अगर मान लो ये बॉक्स नीचे जाना शुरू कर देता है, ये बॉक्स किधर जा रहा है? नीचे, नीचे का नीचे नीचे जा रहा है। अब सुनना ध्यान से, इस पे फोर्स किधर लग रहा था? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डाउनवर्ड। थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या वर्क डन?
ये बॉक्स नीचे 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 जा रहा है तो वर्क डन क्या आगे उठा पॉजिटिव, क्योंकि कोई ना उसको फोर्स कितना लगा, ग्रेविटी का फोर्स 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा मान लेते हैं 5 मीटर, 5 मीटर नीचे गया है, यहाँ से चलना शुरू किया था धीरे 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 नीचे आते 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 कितना गया 5 मीटर। तो वर्क डन क्या लिखा अपन ने, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा ना अभी एफ डी कोस थीटा। तो वर्क डन कितना आ गया ग्रेविटी का, मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना 10 न्यूटन। 10 न्यूटन कैसे आया, 1 kg का ब्लॉक था, m इंटू जी लगा लिया। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर बोल रहा हूँ और कॉस 0 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ। तो वर्क डन कितना आ गया 10 इंटू 5 इंटू 1, तो ये आ गया +15 जूल। ये ग्रेविटी का वर्क डन आ गया। अभी आगे समझेंगे और अभी ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, यही बॉक्स को ऊपर ले गया मैं, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, किधर गया ऊपर 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 ऊपर, कितना गया 5 मीटर। तो अभी वर्क डन कितना आ जाएगा 10 जूल तो एज इट इज है, ये 5 भी एज इट इज है, यहाँ cos 180 हो जाएगा क्या, cos 180 क्यों हो गया बेटा, इस पे फोर्स तो नीचे लग रहा है क्या, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। भले ही वो डिस्प्लेसमेंट किसी और फोर्स के कारण हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। मैंने फोर्स ये वर्क डन निकाला ग्रेविटी का, ये आ गया -50 जूल, ठीक है। अब मान लो ये बॉक्स यहां से चला टिंग 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 ऐसे ऐसे चल रहा है क्या, इस पे mg नीचे लग रहा होगा 10 न्यूटन और इधर 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 राइट 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 में जा रहा है, राइट या लेफ्ट में जा रहा है, दैट मींस इसका जो थीटा होगा वो 90 हो गया क्या। तो वर्क डन क्या आ गया 0, 1 kg 5 मीटर cos 90 और cos 90 0, वर्क डन 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, वर्क डन 0 पॉजिटिव नेगेटिव आपको सब समझ में आते जाएंगे, धीरे धीरे सब समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक और समझा देता हूँ जरा, बस आपको देखो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 देखना है ना क्या, अगर आपको देखना है वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है या 0 है, आपको ओनली थीटा देख लेना है, इतना कैलकुलेशन समझने की जरूरत नहीं है, आपके देख लोगे बस थीटा। अगर थीटा लेस देन 90 है, 90 से कम तो पॉजिटिव, 90 से ज्यादा तो नेगेटिव, और 90 0, 90 से 0 के बीच में पॉजिटिव वर्क डन, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव वर्क डन, और 90 पे क्या होगा वर्क डन 0। तो कुल मिला के आपको देखना क्या है बच्चे कि एंगल क्या है, थीटा क्या है, किस किस के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल ध्यान से समझना है, बहुत बड़े अच्छे से ध्यान से प्यार से। क्या लेके आना चाह रहा था मैं यार, एक मिनट रुकना, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ आपके लिए, एक नया सा सुंदर सा एग्जाम्पल लेके आता हूँ। सुंदर सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। लग जा रे डब्बा, हाँ शायद मैं सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखो, रस्सी दिख रही है, ये रस्सी, अरे रस्सी रस्सी रस्सी, हाँ जादू रस्सी। देखो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना, रस्सी में टेंशन आएगी। अब सुनना ध्यान से, इस बॉक्स को यहाँ पे, अब मैं नीचे ग्राउंड पे रखूंगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ लगा दिया अपन। सपोज मेरा हाथ ग्राउंड है, अब मैंने क्या किया, ये रस्सी में टेंशन होगी और वही टेंशन के कारण इस बॉक्स को इधर खींच रहा हूँ, टिंग 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 टिंग, ओ गिर गया, गाड़ी गिर गई अपनी। वापस से सुनना ध्यान से, जल्दी से देखो ध्यान से अच्छे से। ये ग्राउंड आ गया, ये रस्सी आ गई, रस्सी से मैं खींच रहा हूँ, खींचा 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 खींचा, ओ गिर गया। गिराना नहीं है यार, कुछ मिलेगा मुझे, नहीं मिल रहा, तो इसको ऐसे 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 खींच रहा हूँ। अब ध्यान से आपको क्या पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ 2 फोर्स लग रहे होंगे, 3 लग रहे होंगे, 4 लग रहे होंगे, जो भी लग रहे हैं, अपन फोर्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो रस्सी है ना बेटा,
इस रस्सी में टेंशन, रस्सी आप सबको दिख रही होगी, रस्सी, ये ब्लॉक को मैं यहाँ बनाता हूँ बोर्ड पे, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ इसका ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, मान लो ये आ गया अपने पास ग्राउंड, ग्राउंड आ गया प्यारे बच्चे, और बॉक्स को बना लिया अपन ने, ये आ गया अपना वो बॉक्स, बॉक्स आगे गए, और इस बॉक्स पे यहाँ पे मैंने एक रस्सी बांध ली, और ये रस्सी को मैं इधर फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, रस्सी है ये रस्सी, स्ट्रिंग, ये ब्लॉक आ गया। ठीक है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है, दैट मीन्स यहाँ फ्रिक्शन होगा। अब मैं आपको वापस से समझाता हूँ, जैसे मैं इस ब्लॉक को खींच रहा था ना यार रस्सी से, टिनिंग 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 टिनिंग, ऐसे ऐसे उस ब्लॉक को भी मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉक को भी मैं खींच रहा हूँ रस्सी से। तो अब आपको वर्क डन बताने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये ब्लॉक बॉक्स जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बॉक्स किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद ये बॉक्स यहाँ पहुंच जाएगा क्या प्यारे बच्चे, थोड़ी देर बाद ये बॉक्स मान लो यहाँ पहुंच गया। तो आपको क्या बताना है, आपको तीन चीजें लिखा हूं मैं, वर्क डन बाई टेंशन, ये जो रस्सी में टेंशन है उसका जो वर्क डन है वो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। वर्क डन बाई टेंशन इन स्ट्रिंग, वर्क डन बाई टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे रस्सी की जो टेंशन है, उस टेंशन ने कौन सा वर्क डन किया, केवल आपको ये बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, उसका वर्क डन किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल ग्रेविटी लिख दिया करूंगा मैं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिख के शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ब्लॉक। ये तीनों फोर्स के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा या कुछ नहीं कह सकते, कांट से। चलो सोचो जल्दी से। ये बॉक्स पे रस्सी बांध के कैसे खींचा गया है ये मैंने आपको समझा दिया, और अपना बॉक्स अभी तक अपने पास है, ये रहा, और इसको ऐसे 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 खींच रहा हूँ मैं। ये आपने मान लेना है, मेरा हाथ सरफेस मान लिया और ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ इसको। अरे खींच जा, नहीं खींच रहा, क्या करें, चल बताओ आंसर। बस आपको थीटा पहचान लेना है, अगर थीटा पहचान लिया तो आपका आंसर आ जाएगा कटाक से, थीटा पहचान लेना है बस। चलो पहले बात देखो जरा, पहले वाले केस में क्या हो रहा है बच्चे, टेंशन। अब ये टेंशन, रस्सी में टेंशन इधर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इधर है क्या, ठीक है, टेंशन तो इधर आ गई T और डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया S, दोनों के बीच में एंगल कितना, ये थीटा, और आपको लग रहा होगा थीटा जो है वो क्या है बेटा, थीटा लेस देन 90 है क्या, थीटा लेस देन 90 है और 0 से ज्यादा है क्या, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल तो नहीं है थीटा, 0 से 90 के बीच में कुछ है, ठीक है ना, 30, 60, 70 ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, यही जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक आ गया, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अपन, ओए फ्री बॉडी डायग्राम, ओए फ्री बॉडी डायग्राम, ओह ब्लॉक अच्छा नहीं बनाया यार, ब्लॉक को अच्छा बनाते हैं। ब्लॉक ब्लॉक, ये इधर तो टेंशन आ रहा है, इधर फ्रिक्शन आ रहा है, ब्लॉक चल रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और नीचे इस पे mg लग रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है आप सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब ये एंगल देखोगे आप, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल किस किस के बीच में आ गया प्यारे बच्चे, ये वाला एंगल किस किस के बीच में आ गया, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में थीटा 0 से 90 में होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। अब देखो, फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा 180 होगा और थीटा 180 होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। थीटा 180 आ रहा है ना, इसमें तो दिख ही रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा,
कि फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट 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 अपोजिट, तो थीटा 180 हुआ ना, और थीटा 180 हुआ तो वर्क डन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जीरो, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब जीरो हुआ, क्यों हुआ रे, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होने के कारण क्या हुआ, वर्क डन जीरो आ जाएगा। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो जल्दी जल्दी फास्ट, कॉपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रब कर देता हूं पहले। देखो मैंने आपको बोला बच्चे, अब एक बार स्केलर प्रोडक्ट जरूर पढ़ लो, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट आप पढ़ लोगे तो, नहीं पढ़ोगे ना तो समझ तो आएगा, ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, पर मजा नहीं आएगा एकदम। अगर आपको मजा चाहिए एकदम तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लो फटाफट से, 10 मिनट में नोट्स उठा के पढ़ लो भले, ठीक है ना, नोट्स उठा के पढ़ लीजिए जल्दी से। अब एक हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा, लल्लू लल्लू क्वेश्चन। क्या है देखो लल्लू क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप न्यूटन and calculate work done by force F vector on block on below calculate work done by force F vector Newton on block if displacement of if if block moves from point A, और A पॉइंट जो है ना वो दे दिया आपको 3 मीटर, 0, 1 मीटर टू पॉइंट B, और B दे दिया आपको -2 मीटर, 4 मीटर, 0। Calculate work done by force F vector on block if block moves from point A to B. डिंग 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 डिंग। चलो सॉल्व करो, एकदम हलवा क्वेश्चन। स्केलर प्रोडक्ट में भी सोल्व किया होगा ऐसा, नहीं सोल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सोल्व करके देखो जरा, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सोल्व करके देखो। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट में सोल्व होने लायक क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा सबसे। अगर ट्राई करोगे तो, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। ट्राई करोगे ना तो सोल्व हो जाएगा, नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। देखो क्या, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चलो क्या है देखो, सॉल्व। अगर आपने कर लिया है तो आंसर मैच कराना, नहीं किया है निहारो, नहीं किया है तो निहारो इसको। देखो क्या, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। अगर ए से बी जा रहा है तो ये तो आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 4, 0 दिया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0, 1 दिया है। अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना बताया हुआ है, ये सर डिस्प्लेसमेंट आया ना। अगर आपको वेक्टर आता है ना तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, एस वेक्टर जो है ये हेड वाले कोऑर्डिनेट माइनस टेल वाले कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर क्या आ गया अपने पास, -2, -3, ये तो आई कैप में आ जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना आई कैप। फिर दूसरा आएगा 4 - 0, ये आ गया जे कैप, ये 4 रहा, ये 0 रहा। एंड देन लास्ट आ गया 0 - 1 के कैप,
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया -5 प्लस 4j माइनस k कैप इंटू मीटर में आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन क्या होता है बेटा, F डॉट एस। अब F डॉट एस डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, I को I से मल्टीप्लाई, J को J से, K को K से, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1, ठीक है। तो वर्क डन क्या आएगा देखो, F वेक्टर I J K डॉट -5/4j माइनस के। अब I को I से मल्टीप्लाई कर लो, I 2 -5 तो -10, I डॉट I 1 -4, यहाँ -1 है ना बच्चे, 4 -1 इंटू 4 z डॉट j हो जाएगा -3। ओ ये तो वर्क डन नेगेटिव आ गया रे, वर्क डन नेगेटिव आ गया रे, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ गया तो। नेगेटिव क्यों आया, ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो थीटा है वो 90 से ज्यादा रहा हो। टेंशन नहीं लेने का, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। अगर नहीं वर्क डन तो पॉजिटिव भी होता है ना सर, अरे नेगेटिव भी हो सकता है, थीटा 90 से ज्यादा हो गया, 90 से 180 के बीच में होगा थीटा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाई फोर्स, फोर्स जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेट हो गया अपना -17 आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपना आंसर मैच करा लीजिएगा जरा, अगर आपका आंसर आ गया है यही बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो चेक करो जरा कहाँ गड़बड़ हो रहा था, चेक कर लो जल्दी से कहाँ गलती कर रहे थे। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, नहीं लिखा है। अच्छा नोट लगा के कुछ लिखता हूं मैं ना, क्या देखो बच्चे, नोट लगा के, जैसे जो नोट है ना ये काफी हद तक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के जैसा ही है। मैं आपको समझाया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर वो आपको समझ आया होगा तो ये भी समझ आ जाएगा, वो नहीं समझ आया होगा फिर भी ये समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो क्या है नोट, जैसे मान लो ये ब्लॉक है बेटा, और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और ये ब्लॉक यहां से चलते 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 ये ब्लॉक आ गया है, ये ग्राउंड बना दिया मैंने। यार थोड़ा सा मजा नहीं आया मुझे, थोड़ा सा मजा नहीं आया, मजा तो लेना पड़ेगा ना, मजा दिलाना भी पड़ेगा बच्चों को। टिंग 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 टिंग। ब्लॉक लेके आता हूँ, क्या है अपना ब्लॉक, ये आ गया अपना ब्लॉक, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे मान लो इधर फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक बेचारा यहाँ से उठ के चला गया यहाँ पे, यहाँ आ गया है ब्लॉक, ठीक ठीक मान लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हुआ है क्या, ठीक है। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में हुआ है क्या, ये ब्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, इतना हुआ है, और आगे तक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होता है बच्चे, वर्क डन होता है क्या, F डॉट एस, सबको पता है। इस F डॉट एस को क्या लिखा जा सकता है, एफ एस कोस थीटा, ये भी सबको पता है। बट मैं यहां से बड़ा इसको ऐसे लिख दूं F कोस थीटा इंटू एस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया, ये कोस थीटा को F के साथ लिख लिया, F कोस थीटा इंटू एस। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो ये वाला एंगल थीटा रहा होगा बच्चे,
ये वाला एंगल थीटा, एफ और एस। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट तो ये होगा और इस कंपोनेंट को बोला जाएगा एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा, इस कंपोनेंट को बोला जाएगा एफ साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक को चला चला के यहां तक जो फोर्स लाया है, वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? फोर्स के अपन ने दो कंपोनेंट करें, cos थीटा एंड साइन थीटा। ये साइन थीटा तो गधा है, इसने कुछ नहीं किया बेचारा। ये ब्लॉक यहां से इधर चल के आया ना, ये एफ cos थीटा के कारण आया है, ठीक है, और ये एफ cos थीटा आ गया। तो ये जो एफ cos थीटा है ना, अगर इस फोर्स को आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एफ cos थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट है। किसके अलोंग कंपोनेंट है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ये जो एफ cos थीटा है ना, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of component of force in the direction of displacement, ठीक है, क्लियर है? मीन्स कभी भी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या भी कर सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो और मल्टीप्लाई कर लो। ये एफ cos थीटा क्या है? एफ cos थीटा क्या है? एस के अलोंग कंपोनेंट है क्या, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहां अपन ने प्रोजेक्शन भी लिखा था, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या अलोंग द डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक तो ये समझ आ गया होगा। एक और समझते जरा, एक तरीका और है, एक मेथड और है। उसमें क्या लिख रहा हूं, देखो, प्ले डायग्राम बना लो, यहां तक की कहानी लिखो, जल्दी से यहां तक की कहानी लिखो, फिर अगला वाला समझाता हूं आपको। एक जो है ना, एक और समझाता हूं मैं, पहले यहां तक लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो अगला नोट क्या है, इसी के जैसा ही, वो भी थोड़ा सा अलग है, हल्का सा चुन्ना मुन्ना सा। तो देखो क्या है, ये नोट लिख लिया। अब मैं इसको ग्राउंड की जगह ना आपको ऊपर से दिखाता हूँ, टॉप व्यू। ग्राउंड में नहीं चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड में ऐसा तिरछा मिर्चा चल रहा है ना, देखो कैसे चल रहा है। टॉप व्यू दिखा रहा हूँ लोग, ठीक है, टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब क्या, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं अपन, आंखें फाड़ के ऊपर से ऐसे ब्लॉक, जैसे ब्लॉक है ना, इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूं मैं, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं। तो ऊपर से देखना है ना, इसको बोला जाता है टॉप व्यू, टॉप से देख रहे हैं। जैसे आप जो है ना, जैसे यहाँ खड़े हो, रोड पे गाड़ी दिखती है तो गाड़ी का साइड वाला पार्ट दिखता है, साइड वाली विंडो। अगर आप बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और उसकी 10th फ्लोर पे हो आप, और अपनी मुंडी करके ऐसे देखोगे तो आपको विंडो नहीं दिखेगी। गाड़ी का जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला फ्लोर वाला पार्ट, वो वाला गाड़ी का पार्ट आपको दिखेगा, टॉप वाला, विंडो नहीं दिखने वाले। तो ये भी ऐसा ही है, टॉप व्यू वाला है ना। अब यहाँ देखो क्या है, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आ गया अपने पास। अब ये ब्लॉक पे क्या हुआ, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स है, और ये जो ब्लॉक है ना बच्चे, ये ब्लॉक उठ के यहाँ चल रही है। अब इस पे आपको लग रहा होगा सर फोर्स तो इधर लग रहा है, इस पे अगर फोर्स इधर लग रहा है ना तो राइट में जाना चाहिए, नो डाउट राइट में जाना चाहिए, बट इसको और भी फोर्स लग रहा है। ये अकेला एक ही फोर्स नहीं है, और भी फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं मतलब और फोर्स क्या है क्या नहीं, बट मैंने तो ये देख लिया एक फोर्स है, और मुझे यही फोर्स का वर्क डन निकालना है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए बच्चे, तो ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, इसका ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, और इस पे अगर फोर्स देखा जाए तो फोर्स तो ऐसा लग रहा है, फोर्स तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल थीटा आ गया क्या, ये एंगल थीटा आ गया, थीटा थीटा एंड थीटा,
ठीक है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा आ गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए ना तो इस एस के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक और एक। ये वाला कंपोनेंट हो गया एस कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया एस साइन थीटा, डबल एस आई एन थीटा, ऐसा नहीं एस साइन थीटा। ठीक है, साइन को छोटा लिख देता हूँ ना मैं, ताकि आपको साइन का एस छोटा लिख देता हूँ, है ना, ताकि डबल एस ना रीड करो आप, एस साइन थीटा। मजा नहीं आया, कैसे लिखा, कैसे लिखा, एस साइन थीटा। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे लिखूंगा मैं, वर्क डन लिखते हैं ना अपन, एफ एस कोस थीटा, तो इसको ऐसे लिख दो एफ इंटू एस कोस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक ब्लॉक जो है ना, ये एस कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस एस कोस थीटा को क्या बोला जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ इसका कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही लिख लो यार, अलोंग द फोर्स भी लिख सकते हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अरे यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ठीक, तो इस टाइप से अपन ने क्या क्या समझ लिया आज वाले लेक्चर में। ये नोट वोट याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। एफ डी कोस थीटा से कर लेना। इसमें क्या है ना, दो चीजें, मतलब कोस थीटा का झंझट नहीं रहता, इससे फोर्स निकाल लिए और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर लिया। आप अगर क्वेश्चन करूंगा ना मैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आज वाला लेक्चर यहीं पे, ये तीसरी करते हैं बच्चों, और मेरा कहना है आप लोग एक बार स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लो, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ो, तब जाके यहाँ से शुरुआत करना। कुछ बच्चे नए नए मौज के चक्कर में नए नए चैप्टर पहले दिन मजा आता है, फिर धीरे धीरे लगता है अरे यार छोड़ो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ पहले पूरा देखो, फ्रिक्शन पूरा देखो, देन इस चैप्टर को शुरू करना है। और इस चैप्टर को देखने से पहले आपको स्केलर प्रोडक्ट के नोट्स रिवाइज कर लेने एक बार अच्छे से। 2 लेक्चर हैं, 5 या 6 पेज होंगे, और जिन बच्चों को स्केलर प्रोडक्ट में कंफ्यूजन है वो स्केलर प्रोडक्ट का लेक्चर देख भी सकता है इसको देखने से पहले, ठीक है बच्चे। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।